हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर के अर्थशास्त्र के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जो क्वेश्चन है, हीनार्थ प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, इसके गुण व लाभ की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हीनार्थ प्रबंधन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ईयर्स एग्जाम्स में, यानी कि पिछले कई सालों से यह एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे हम कुछ इस प्रकार से। हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की अर्थव्यवस्था वित्त प्रबंध की एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत सरकार बजट के घाटों को ऋण लेकर या पत्र मुद्रा का निर्गमन करके पूरी करती है। इस प्रकार जब सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक रहता है तो इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा की जाने वाली व्यवस्था ही हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है। दोस्तों, इसकी परिभाषा में हमें यह मालूम चल रहा है कि हीनार्थ प्रबंधन जो है वो वित्त प्रबंध यानी कि पैसे को प्रबंध किया जाता है इसमें, और इसके अंतर्गत जो है सरकार बजट के घाटों को ऋण लेकर या पत्र मुद्रा का निर्गमन करके पूरी करती है। यानी सरकार के जब बजट में घाटा लग जाता है, यानी मान लीजिए आप मान लीजिए कि 1 किलोमीटर सड़क बनवानी है सरकार को, जिसमें 10 लाख रुपये खर्च होते हैं, लेकिन उसने 11 लाख रुपये खर्च कर दिए उस सड़क को बनवाने में किसी कारणवश। तो उस 1 लाख एक्स्ट्रा जो पैसा खर्च हुआ है उसका प्रबंधन कोई जो ही पत्र मुद्रा का निर्गमन करके या फिर घाटों का ऋण लेकर, यानी कि ऋण लेकर किसी से उधार लेकर, वो उधार केंद्रीय बैंक से भी हो सकता है और आम लोगों से भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है सरकार जो है उस 1 लाख रुपए की भरपाई पत्र मुद्रा का निर्गमन करके या फिर केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर करती है। इस प्रकार जब सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक रहता है तो इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा की जाने वाली व्यवस्था ही हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है। यानी कि जब भी सरकार कोई कार्य करती है और उसमें उसके बजट से ज़्यादा खर्चा आ जाता है, जिसके कारणवश उसको घाटा हो जाता है उस काम में, उस घाटे को जो है पूरा करने के लिए सरकार जो है हीनार्थ प्रबंधन करती है। और हीनार्थ प्रबंधन में वह केंद्रीय बैंक से पैसा ऋण लेती है या फिर पत्र मुद्रा का निर्गमन करती है, यानी कि नए नोट जो है जारी करवाती है, नए नोट छपवाती है। इसके आगे देखते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है। पश्चिमी देशों में इसका तात्पर्य इस प्रकार लगाया जाता है। ये घाटे की जो वित्त व्यवस्था है इसका जो है प्रयोग जो है भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है। पश्चिमी देशों में जैसे यूरोप वगैरह देशों में, यूरोप जैसे देशों में, जैसे ब्रिटेन हुआ, उन सब देशों में किस प्रकार से लगाया जाता है इसका तात्पर्य देखते हैं। राजस्व प्राप्तियों की तुलना में सरकार द्वारा किए गए व्यय की अधिकता को, जिसमें पूंजीगत व्यय भी सम्मिलित है, घाटे की वित्त व्यवस्था ही कहा जाता है, चाहे इस व्यय की पूर्ति ऋण द्वारा उपलब्ध प्राप्तियों से ही क्यों न की जाए। संक्षेप में इस विचारधारा के अंतर्गत चाहे घाटे के बजट की पूर्ति ऋणों से ही क्यों न की जाए, इसे हीनार्थ माना जाता है। यानी कि यहाँ पे जो पश्चिमी देशों में इसका तात्पर्य है वो यह है कि जब भी सरकार को किसी भी व्यय की अधिकता होती है, यानी कि किसी भी कार्य में वो अपने खर्चे को ज़्यादा कर देता है, जिसमें पूंजीगत व्यय भी सम्मिलित है, यानी कि उसमें पूंजीगत व्यय भी अगर वो ज़्यादा करता है तो उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है। और इस घाटे की वित्त व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो भी प्रबंधन किया जाता है, चाहे इस व्यय की पूर्ति ऋण द्वारा प्राप्तियों से ही क्यों न किया जाए, यानी कि इसका जो प्रबंधन है उसे नोट छाप कर किया जाए या फिर ऋण द्वारा किया जाए, यानी कि उधार लेकर किया जाए, तो यह जो है हीनार्थ प्रबंधन कहलाएगा। तो यहाँ पे संक्षेप में भी इसे हीनार्थ प्रबंधन माना गया है। तो अब आगे चलिए देखते हैं हीनार्थ प्रबंधन का अर्थ। यहाँ पे हम लोगों ने हीनार्थ प्रबंधन की परिभाषा देख ली है, अब इसका अर्थ देखते हैं क्या होता है। भारत में घाटे के बजट का प्रयोग दूसरे अर्थ में किया जाता है। भारतीय योजना के अनुसार घाटे की वित्त व्यवस्था शब्द बजट के घाटों द्वारा कुल राष्ट्रीय व्यय में प्रत्यक्ष वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह घाटे चाहे राजस्व खाने से हो या पूंजी खाते से, यानी कि जब भी सरकार को जो है घाटा का सामना करना पड़ता है, वो घाटा जो है राजस्व से भी हो सकता है और पूंजी जो रखी हुई है उससे भी हो सकता है। तो इस घाटे के लिए जो है अपनाया जाता है उसे हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है। इस प्रकार इसको अपनाने का यह उद्देश्य होता है कि सरकार के द्वारा अपनी आय से अधिक व्यय किया जाता है। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, अपनी आज हो गया है, लेकिन ये आय है।
तो यहाँ पे इस प्रकार इसको अपनाने का उद्देश्य यह होता है कि सरकार के द्वारा अपनी आय से अधिक व्यय किया जाता है, यानी सरकार जो है अपनी आय से अधिक व्यय करती है। तो भारत में जब भी कोई भी सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करती है तो उसे घाटे का बजट शब्द का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था उस समय उत्पन्न होती है जबकि सरकार के द्वारा जितनी आय विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जाती है उससे अधिक व्यय किया जाता है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आप देखेंगे पूरे क्वेश्चन में यही बात चलेगी कि जब भी सरकार जो है अपनी आय से ज़्यादा व्यय करती है तो जो है हीनार्थ प्रबंधन करना पड़ता है और उस स्थिति को जो है घाटे का बजट कहा जाता है। यानी कि जब भी कोई काम करने के लिए कोई बजट पास किया जाता है और उस बजट में सरकार को जो है काम पूरा नहीं हो पाता है, यानी कि 10 लाख का बजट है तो 10 लाख में काम पूरा नहीं हुआ तो उसको जो है घाटे का बजट कहा जाएगा। सरकार इस कमी की पूर्ति ऋण से करती है, यानी कि सरकार जो है जो भी घाटा लगता है उसकी पूर्ति जो है ऋण लेकर करती है, यानी कि उधार लेकर करती है। सरकार या तो अपने देश के नागरिकों से लेती है या देश की बैंकिंग व्यवस्था से उधार लेती है। यह अपने नकदी शेष को समाप्त करके भी पूरी करती है। व्यवहार में यह ऋण केवल केंद्रीय बैंकों से लिया जाता है, यानी कि अगर नॉर्मली देखा जाए तो वह अपने नागरिकों से उधार नहीं लेती है बल्कि वह केंद्रीय बैंक से जो है उधार लेती है। सरकार के द्वारा अपनी प्रतिभूतियों या ऋण पत्रों को केंद्रीय बैंक को हस्तांतरित कर दिया जाता है और इन्हीं के आधार पर केंद्रीय बैंक अतिरिक्त मुद्रा का निर्माण कर देती है। सरकार जो है अपनी प्रतिभूतियाँ जो होती हैं और ऋण पत्र जो होते हैं उनको बैंकों को केंद्रीय बैंक को हस्तांतरित कर देती है, यानी केंद्रीय बैंक को दे देती है और केंद्रीय बैंक जो है इसी आधार पर जो है सरकार को ऋण देती है। सरकार इस आधार पर अतिरिक्त मुद्रा का निर्माण कर देती है, यानी कि अतिरिक्त मुद्रा देती है तो उसको मुद्रा को कहाँ से लाती है, तो उस मुद्रा का जो है वो निर्माण करती है, यानी कि नए नोट छाप देकर सरकार को दे देती है। सरकार इस मुद्रा का प्रयोग करके अपनी व्यय संबंधी आवश्यकता की पूर्ति कर लेती है और इस प्रकार यह मुद्रा चलन में आ जाती है। इस प्रकार हीनार्थ प्रबंधन में अतिरिक्त मुद्रा की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर 10 लाख रुपए किसी भी बजट के लिए पास किए गए हैं और 11 लाख खर्च हो गए तो उस 1 लाख को कहाँ से लाया जाएगा, तो उस 1 लाख को जो है केंद्रीय बैंक सरकार से उसकी प्रतिभूतियों एवं ऋण पत्रों को लेकर नए 1 लाख नोटों की छाप देती है और उस 1 लाख नए नोट को जो है वो सरकार को दे देती है और सरकार जो है अपने बजट के घाटे में उसे लगाकर उसे बराबर कर देता है। और जब वो काम पूरा हो जाता है तो फिर से नई आय जो आती है सरकार को उससे जो है वो अपने ऋणों को पूर्ति करता है। तो यहाँ पे डॉक्टर V.K.R.V. राव के अनुसार जब सरकार जानबूझकर किसी उद्देश्य से अपनी आय से व्यय करे और अपने घाटे की पूर्ति किसी भी ऐसी विधि से करे जिससे देश में मुद्रा की मात्रा बढ़े तो उसे हीनार्थ प्रबंधन कहना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सरकार यहाँ पे डॉक्टर V.K.R.V. जी सही बोल रहे हैं कि जब भी कोई भी सरकार कोई भी काम करती है और उस काम में उस जो बजट पास हुआ है उससे ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं तो उन पैसों की पूर्ति के लिए जायज़ सी बात है कि नए नोटों को छापना पड़ेगा, नए नोटों को मार्केट में लाना पड़ेगा। और जब भी नए नोटों की मात्रा यानी कि नए मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी देश में तो उसे हीनार्थ प्रबंधन कहना चाहिए, यानी कि वो जो है हीनार्थ प्रबंधन कहलाएगा। तो यहाँ तक आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि हीनार्थ प्रबंधन होता क्या है। हीनार्थ प्रबंधन में जब सरकार अपने बजट से ज़्यादा खर्चे कर देती है तो उस बजट से ज़्यादा खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार जो है लोन लेती है केंद्रीय बैंक से या फिर नए नोटों की छापने के लिए आग्रह करती है और नए नोट छापकर जो है उस हीनार्थ प्रबंधन को बराबर किया जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हीनार्थ प्रबंधन के जो अच्छे काम है और बुरे काम है, यानी कि हीनार्थ प्रबंधन के लाभ देख लेते हैं और इसका जो है घाटा भी देख लेते हैं, यानी कि इसका जो है घाटा किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हीनार्थ प्रबंधन के पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या है। हीनार्थ प्रबंधन दो धारी तलवार है। इसके उचित प्रयोग से आर्थिक विकास को गति मिलती है और अनुचित प्रयोग से अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ जाती है। इनायत प्रबंध की पक्ष विपक्ष में दिए जाने वाले मुख्य तर्क निम्न प्रकार हैं। यहाँ पे फिर से हीनार्थ प्रबंधन की जगह इनायत गलत से प्रिंटिंग हो गया है, जिसको आप इनायत नहीं बोलेंगे हीनार्थ बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे जो है इनायत की जगह हीनार्थ होना चाहिए था। तो यहाँ पे हीनार्थ प्रबंधन की पक्ष और विपक्ष में तर्क जो बोला जा रहा है वो ये कहा जा रहा है हीनार्थ प्रबंधन जो है वो दो धारी तलवार है जिसके दोनों तरफ धार हैं। इसके एक धार से अगर अच्छे से यूज किया जाए तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा,
लेकिन अगर इसे अच्छे से यूज ना किया जाए तो दूसरी तरफ जो है बहुत सारा घाटा भी हो सकता है। तो हीनार्थ प्रबंधन के पक्ष में तर्क देख लेते हैं, यानी कि इसके गुण देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसके गुण जो हैं वो पहला गुण देख लेते हैं, आर्थिक नियोजन की वित्त व्यवस्था। यानी कि भारत में आर्थिक विकास के लिए 1 अप्रैल सन 1951 से आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाया गया। आर्थिक नियोजन के लिए विशाल वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति के लिए हीनार्थ प्रबंधन अनिवार्य हो जाता है। यानी कि आर्थिक नियोजन के लिए जो है बहुत सारी वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग ऐसे नॉर्मली अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए आर्थिक नियोजन के लिए जो है हीनार्थ प्रबंधन का व्यवस्था की गई है, जिससे कि आर्थिक नियोजन अच्छी तरीके से हो सके। अगला देखते हैं, गैर मौद्रिक क्षेत्रों का मौद्रिक क्षेत्र में परिवर्तन। देश के आर्थिक विकास के साथ साथ ही गैर मौद्रिक क्षेत्र कम होता जाता है और मौद्रिक क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। इससे मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है तथा इसकी पूर्ति के लिए हीनार्थ प्रबंधन एक महत्वपूर्ण साधन है। दोस्तों, यहाँ पे गैर मौद्रिक क्षेत्रों का मतलब ये होता है कि जहाँ पे मुद्रा नहीं चलती, बल्कि लोग वस्तुओं के बदले में वस्तुएं खरीदते हैं। तो वहाँ पे जो है जब हीनार्थ प्रबंधन किया जाता है तो मुद्रा की मात्रा जो है मार्केट में यानी कि बाज़ार में बढ़ती है, और जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो गैर मौद्रिक क्षेत्रों में जो भी है मुद्रा पहुँचती है, जिससे वो गैर मौद्रिक क्षेत्र नहीं रह जाता है। इसके आगे देखते हैं अगला, आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना। आर्थिक नियोजन की सतत प्रयास के होते हुए भी कभी कभी मंदी के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं और आर्थिक शिथिलता आने की संभावना बन जाती है। हीनार्थ प्रबंधन द्वारा आर्थिक मंदी या शिथिलता को नियंत्रण करके आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने में सहायता मिलती है। आर्थिक विकास की गति जो है अच्छी तरह से चलने के बावजूद कभी कभी जो है इसमें मंदी के लक्षण दिखने लगते हैं, यानी कि वो मंदी का माहौल होने लगता है। इसको ख़त्म करने के लिए जो है नए नोटों को छापा जाता है, जिससे कि जो है आर्थिक मंदी और शिथिलता को नियंत्रित करते आर्थिक विकास को जो है गति को बनाए रखा जाए। तो आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए भी जो है हीनार्थ प्रबंधन का व्यवस्था करना आवश्यक हो जाता है। इसके आगे देखते हैं, सुरक्षा व्यय की पूर्ति। भारत को अपनी विस्तृत सीमाओं और पाकिस्तान तथा चीन की ओर से विविध आशंकाओं के कारण सुरक्षा व्यवस्था पर काफ़ी राशि व्यय करनी होती है। इस बढ़ते हुए व्यय की पूर्ति भी घाटे की वित्त व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने जो भी बातें देखी उसमें सरकार को जो है ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सरकार के अगर कमाई के स्रोत देखें, यानी कि सरकार को जहाँ से पैसा मिलता है वो होता है कर के द्वारा। विभिन्न करों के आरोपण के द्वारा जो है सरकार पैसा पाती है, लेकिन जब कर के लगाने के बाद भी ज़्यादा पैसा उसे नहीं मिलता है और उसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, जैसे सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है। ऐसी स्थिति में जो है उसे सुरक्षा व्यय की पूर्ति के लिए हीनार्थ प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत को अपनी विस्तृत सीमाओं और पाकिस्तान तथा चीन की ओर से विविध आशंकाओं के कारण सुरक्षा व्यय पर काफ़ी राशि व्यय करनी होती है। यानी कि सुरक्षा व्यय जो होता है बॉर्डर पे सिक्योरिटी तैनात करना और अच्छी सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए जो है हीनार्थ प्रबंधन की आवश्यकता करनी पड़ती है, क्योंकि उससे जो है नए नोटों की छपाई होती है और उन नए नोटों से जो है नए काम किए जाते हैं। इसके आगे देख लेते हैं हम लोग, प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि। कीन्सियन विचारधारा के अनुसार अधिकाधिक रोजगार और अर्थव्यवस्था की समृद्धि के लिए देश में प्रभावपूर्ण वृद्धि करना आवश्यक है। हीनार्थ प्रबंधन द्वारा सार्वजनिक निर्माण कार्यों को चलाकर प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि की जा सकती है। यानी कि केन्स का जो विचारधारा है, केन्स का रोजगार सिद्धांत जो है उसके अनुसार जो है अधिकाधिक रोजगार यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के लिए सरकार को जो है हीनार्थ प्रबंधन की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि जब हीनार्थ प्रबंधन होगा तो उससे पैसे मिलेंगे और उस पैसे से जो है सार्वजनिक निर्माण कार्यों को किया जाता है, जैसे मनरेगा के कार्य हो गए, कहीं पे भी रोड बनाना हो गया, या बहुत सारे जो सार्वजनिक काम होते हैं उनमें जो है लोगों को रोजगार मिलता है। जिस भी कार्य में उन कार्यों को करने के लिए हीनार्थ प्रबंधन की व्यवस्था करना एक अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि उससे जो है लोगों के रोजगार में वृद्धि होती है और उनकी जो है प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होती है। यानी कि रोजगार के बढ़ने से जो है प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे ये इसके आगे देखते हैं अब हम लोग, सार्वजनिक उद्योगों में विनियोग भारत। यानी कि सार्वजनिक उद्योगों में जो सार्वजनिक यानी समाज में जो उद्योग हो रहे हैं उनमें विनियोग की व्यवस्था किस प्रकार से करना पड़ता है। तो भारत में सार्वजनिक उद्योगों में विनियोग भी लगातार बढ़ रहा है। यानी कि विनियोग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई भी कितना इन्वेस्ट कर रहा है तो सार्वजनिक उद्योग में। तो भारत में जो है सार्वजनिक विनियोग यानी कि सोशल जो है इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ रहा है।
इन उद्योगों में किए जाने वाले विनियोग के एक भाग की पूर्ति के लिए हीनार्थ प्रबंधन उपयोगी है। यानी कि सार्वजनिक उद्योगों में विनियोग किस प्रकार से होगा, जब किसी के पास पैसा नहीं होगा तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट यानी कि विनियोग के लिए जो है सरकार क्या करती है, हीनार्थ प्रबंधन करती है और नए नोटों की छपाई करती है, जिससे कि किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हो पाता है। क्योंकि विनियोग पूर्णतः उत्पादन विनियोग है और हीनार्थ प्रबंधन द्वारा ऐसे विनियोग करने से स्फीतकारी दबाव उत्पन्न नहीं होते हैं। और जब किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है तो उससे जो है कुछ ना कुछ आउटपुट निकलता है, तो यहाँ पे जो है मुद्रास्फीति की भी संभावना नहीं बनी रहती है। तो सार्वजनिक उद्योगों में विनियोग व्यवस्था के लिए भी हीनार्थ प्रबंधन एक अच्छा स्रोत माना गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कुछ हीनार्थ प्रबंधन के पक्ष में तर्क यानी कि हीनार्थ प्रबंधन करने के लाभ। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग हीनार्थ प्रबंधन के विपक्ष में तर्क यानी कि हीनार्थ प्रबंधन से क्या क्या हमें घाटा सहना पड़ता है। तो यहाँ पे मुद्रास्फीतिक प्रभाव, हीनार्थ प्रबंधन के विपक्ष में सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि इससे मुद्रास्फीतिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जिससे देश में मूल्य वृद्धि की समस्या बनी रहती है। हीनार्थ प्रबंधन के कारण चलन में अतिरिक्त मुद्रा आ जाती है, लेकिन वस्तु के उत्पादन में उनके अनुरूप वृद्धि नहीं हो पाती, जिससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मुद्रा जो हीनार्थ प्रबंधन का पक्ष में तर्क था उसमें देखा हम लोगों ने कि केन्स ने कहा कि प्रभावपूर्ण मांग को अपनाने के लिए जो है रोजगार को बढ़ाना होगा और रोजगार को बढ़ाने के लिए हीनार्थ प्रबंधन करना पड़ेगा। लेकिन हीनार्थ प्रबंधन करके अगर बढ़ा दिया जाए रोजगार को और सभी के हाथों में पैसा चला जाए तो इससे जो है मूल्य वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उत्पादन जो है तेज़ी से नहीं हो पाता। उत्पादन का काम स्लो होने के कारण ही जो है हीनार्थ प्रबंधन जो है गलत प्रभाव डालता है, जिससे कि मुद्रास्फीति हो जाती है। यानी कि मार्केट में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है जबकि जो वस्तुएं खरीदनी है उसकी मात्रा कम होती है। तो मुद्रास्फीति प्रभाव भी हीनार्थ प्रबंधन के कारण उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से जो है हीनार्थ प्रबंधन जो है एक दोष बन जाता है राजकोषीय घाटा को दूर करने के लिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं आर्थिक विषमताओं में वृद्धि। हीनार्थ प्रबंधन से जो मुद्रास्फीति प्रभाव उत्पन्न होते हैं उनसे व्यवसायियों और उद्योगपतियों को काफ़ी लाभ होता है, लेकिन वेतनभोगी और मध्यम वर्ग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे आर्थिक विषमताएं बढ़ती हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हीनार्थ प्रबंधन से जो मुद्रास्फीति प्रभाव होते हैं यानी कि मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, उससे उद्योगपतियों और व्यवसायियों को काफ़ी लाभ होता है, क्योंकि उनके पास खूब सारा पैसा आता रहता है। लेकिन वेतनभोगी यानी कि जिनको कुछ निश्चित वेतन मिलता है उनको इससे नुकसान होता है, और मध्यम वर्ग के जो है खास करके लोग उनको भी एक निश्चित अमाउंट मिलता है खर्च करने के लिए। तो निश्चित कमाई वाले लोगों को जो है इसमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि हीनार्थ प्रबंधन में जो है मुद्रास्फीति की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पे आर्थिक विषमता बढ़ जाती है, यानी कि व्यवसायी लोग और उद्योगपति लोग काफ़ी धनी होते जाते हैं और जो लोग वेतनभोगी हैं और मध्यम वर्ग लोग हैं वो लोग और गरीब होते जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो उतना पैसा नहीं होता है। यहाँ पे अगला देखते हैं व्यापार में असंतुलन। देश में मूल्यों की वृद्धि से आयातों में वृद्धि होने तथा निर्यातों में आशातीत प्रतीत न होने की संभावना रहती है, जिससे व्यापार संतुलन विपरीत हो जाता है। तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है हीनार्थ प्रबंधन से, जिसके कारण जो है देश में मूल्यों की वृद्धि से आयात में वृद्धि होने तथा निर्यात में आशातीत प्रगति न होने की संभावना हो जाती है, जिससे कि व्यापार संतुलन गड़बड़ हो जाता है, विपरीत हो जाता है, व्यापार संतुलन गड़बड़ हो जाता है, जिससे कि जो है हीनार्थ प्रबंधन एक दोष बन जाता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं सरकारी व्यय में फिजूल खर्ची। हीनार्थ प्रबंधन का साधन उपलब्ध होने पर यह संभावना रहती है कि सरकार अपने वास्तविक आय साधनों को ध्यान में न रखे और अनावश्यक व्यय बढ़ते रहें। तो सरकारी व्यय में फिजूल खर्ची सामने एकदम सही बात है, क्योंकि इससे जो है जब हीनार्थ प्रबंधन किया जाता है तो सरकार के पास खूब सारा पैसा आ जाता है, जिसको जो है वो सही से कहीं पे भी यूज नहीं करती है, तो यह जो है एक दोष बन जाता है। अगर हीनार्थ प्रबंधन के द्वारा जो है पैसों का सही जगह पे उपयोग किया जाए तो उससे जो है देश का विकास होता है और देश आगे बढ़ता है। लेकिन अगर गलत जगह पे इसका उपयोग किया जाता है, फिजूल खर्ची की जाती है, तो इससे जो है और ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कर वसूली में शिथिलता। भारतीय संदर्भ में हीनार्थ प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण दोष यह रहा है कि इसके कारण वसूली में शिथिलता बनी रहती है। यदि हीनार्थ प्रबंधन को रोक दिया जाए तो स्वाभाविक रूप से कर वसूली कार्य को महत्वपूर्ण प्राथमिकता देनी होगी। यानी कि जब भी सरकार को, यहाँ पे पढ़ के यही मालूम चलता है हमें कि जब भी सरकार को जो है बजट में घाटा लगता है तो वह कर की वसूली नहीं करती है, बल्कि हीनार्थ प्रबंधन का रास्ता अपनाती है और नए मुद्रा को जो है
छाप देकर उस हीनार्थ प्रबंधन को करके जो घाटे की व्यवस्था होती है उसे ठीक कर देती है। लेकिन अगर हीनार्थ प्रबंधन ना किया जाए, हीनार्थ प्रबंधन को रोक दिया जाए, तो सरकार के पास केवल एक ही ऑप्शन रह जाएगा किसी भी काम को करने के लिए या फिर किसी भी घाटे को पूर्ति करने के लिए। वो ऑप्शन वो है कि उसे कर के द्वारा, यानी कि अधिक से अधिक कर लगा के उसे अपने घाटे की व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। और अगर हीनार्थ प्रबंधन होता है तो कर वसूली में शिथिलता आ जाती है, यानी कि कर वसूली उतनी अच्छी तरीके से नहीं होता, क्योंकि हीनार्थ प्रबंधन जब हो जाता है तो सारे काम हीनार्थ प्रबंधन के द्वारा ही हो जाते हैं, तो पैसे की कमी नहीं होती है, जिससे कि कर वसूली लोग नहीं करते हैं। जबकि कर वसूली सरकारी अधिकारियों को, सरकार को अच्छे तरीके से करवाना चाहिए, जिससे कि जो हीनार्थ प्रबंधन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो हम लोग ने देख लिया हीनार्थ प्रबंधन के पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क, और ये सब देखने के बाद हमें यही समझ में आया कि हीनार्थ प्रबंधन जो है वह घाटे की व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो है किया जाता है, जिसमें कि नए नोटों को छपाई की जाती है, जो कि केंद्रीय बैंक नए नोट छाप देता है और सरकार को दे देता है, जिससे वो अपने घाटे की व्यवस्था को अच्छी कर लेती है। अगर ये घाटे की व्यवस्था अच्छी तरीके से होती है तो यह देश के विकास को, देश के में विकास कराएगी और देश को आगे ले जाएगी। लेकिन अगर इस घाटे की व्यवस्था को अच्छी तरह से उपयोग ना किया जाए तो इससे जो है देश में और भी घाटा लगते जाएगा और भी हीनार्थ प्रबंधन की आवश्यकता होगी, जिससे कि देश पीछे की तरफ बढ़ता जाएगा, जबकि हमें देश को आगे की तरफ ले जाना है। तो यहाँ पे निष्कर्ष पढ़ लेते हैं हीनार्थ प्रबंधन को पढ़ने के बाद। हीनार्थ प्रबंधन के विपक्ष में दिए गए उपर्युक्त तर्कों के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि यह हानि या कठिनाइयाँ हीनार्थ प्रबंधन के कारण उत्पन्न नहीं होती, वरन हीनार्थ प्रबंधन की गलत नीतियों के कारण होती हैं। अतः हीनार्थ प्रबंधन में स्वयं कोई दोष नहीं है, यह तो उसकी विधि, उद्देश्य तथा सीमा पर निर्भर है कि इसके परिणाम लाभदायक होते हैं या हानिकारक। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि इसकी गलत नीतियाँ जो होती है, हीनार्थ प्रबंधन तो हो जाएगा आसानी से, लेकिन इसमें जो गलत नीतियाँ होती हैं उससे जो है घाटा होता है और देश जो है पिछड़ता जाता है, यानी कि पीछे बढ़ता जाता है। और हीनार्थ प्रबंधन में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, यानी कि हीनार्थ प्रबंधन अपने आप में गलत नहीं है। हीनार्थ प्रबंधन की गलत नीतियाँ जो हैं वो गलत हैं, क्योंकि हीनार्थ प्रबंधन को अगर सही से किया जाए तो देश स्वाभाविक रूप से आगे की तरफ अग्रसर होगा। लेकिन हीनार्थ प्रबंधन में जब कोई गलत नीतियाँ आ जाती हैं या गलत तरीके से उसका उपयोग किया जाता है तो देश को पिछड़ना स्वाभाविक है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह तो उसकी विधि, उद्देश्य तथा सीमा पर निर्भर है, यानी कि हीनार्थ प्रबंधन की विधि जो है उसका उद्देश्य क्या है और उसकी सीमा कितनी है, इस पर निर्भर है कि हीनार्थ प्रबंधन जो है लाभदायक होगा या फिर हानिकारक। तो ये था हीनार्थ प्रबंधन के बारे में, हीनार्थ प्रबंधन की परिभाषा, हीनार्थ प्रबंधन का अर्थ और इसके लाभ और गुण दोष, यानी कि इसके गुण दोषों को हम लोगों ने देखा और हीनार्थ प्रबंधन की परिभाषा देखी। तो यहाँ तक देखने के बाद उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हीनार्थ प्रबंधन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसे आप अपने एग्जाम में अच्छी तरह से लिख कर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।